मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा हार्दिक नमस्कार। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और आज का सेशन हड़प्पा सभ्यता का दूसरा लेक्चर है। और ये आपको बेहतर पता है कि हम लोगों को आज इसके टाउन प्लानिंग पे, इसके नगर नियोजन पे और इसके बसाव की प्रक्रिया पे डिस्कशन करना है। मुझे उम्मीद है सभी छात्र और छात्राएं जल्दी से क्लास में आ जाएं और हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करें। और उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से आप रिकैप फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लीजिए, ताकि हम लोगों को ये लगे कि हाँ ठीक है। तो मोटे तौर पे ये आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य काल की है। कांस्य काल की क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा उस काल की सर्वोत्तम तकनीक है। एक बात, 3 देशों में विस्तार है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 3 स्थल मुख्य रूप से आपको पता है, मुंडीगाक, सोतुरगई और देह मोरासी गुंडई। ध्यान दीजिएगा, अभी आज का सेशन आपको टाउन प्लानिंग में समझा रहा हूं। कुछ प्रमुख नगरों के बारे में बात करूंगा एज वेल। जो महत्वपूर्ण बात है, ये हम लोगों के 2 लेक्चर और होंगे, और जो 2 लेक्चर इस पे और होंगे वो थोड़े लंबे होंगे। लंबे का मतलब मुझे मान के चलिए 2 घंटा 2.5 घंटा लगभग एक सेशन होगा लंबा, ताकि आपका ये सेशन जल्दी से खत्म हो। ठीक है, तो फिर देखिएगा, जम्मू कश्मीर में मांडा है, चनाब नदी। पूर्वी पंजाब में रोपड़ है, सतलज नदी। मैंने बताया था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़ 1950। बनावली रंगोई नदी के किनारे, राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा गंगानगर हनुमानगढ़ विलुप्त सरस्वती के किनारे। खोजकर्ता उत्खननकर्ता जरूर याद रखिएगा, कालीबंगा के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता जरूर याद रखिए। फिर आगे गुजरात में सर्वाधिक स्थल हैं, ये बात आपके लिए एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर लीजिए कि भारत में स्थित जो सर्वाधिक स्थलों की संख्या है वो गुजरात राज्य में है। वो गुजरात राज्य में है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मेरे लेक्चर्स को अगर आपने कंटिन्यू करना शुरू किया है तो इसके नोट्स जरूर बनाइए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, कहीं ना कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। गुजरात में सर्वाधिक है, एक आपको लोथल पता होगा, है ना। मालवण देख लीजिए, ताप्ती के किनारे है, नहर का अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा, मैं कहिए तो थोड़ा सा बात करूं यहां पे, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता में मसाले नहीं है, हड़प्पा सभ्यता में मसाले नहीं है, गन्ना नहीं है, नहर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में वो जो नहरों से सिंचाई हो रही थी, बिल्कुल गलत बात है। नहरों का केवल एक अप्रत्यक्ष साक्ष्य हमारे पास वो मालवण से मिलता है, इस बात को बहुत याद रखिएगा। ठीक है, गन्ने का साक्ष्य नहीं है, गन्ना नहीं है, लोहे का साक्ष्य नहीं है, रेशम का साक्ष्य नहीं है। अभी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रेशम का साक्ष्य मिलता है, तो रेशम का साक्ष्य नहीं मिलता कहीं भी। हड़प्पा सभ्यता में रेशम नहीं है, कपास है लेकिन रेशम नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं जहां पे आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको नोट डाउन करिएगा एज वेल। लोथल रंगपुर आपको पता है, वो धान की भूसी है। प्रभास पाटन धौलावीरा आपको पता है। भगतराव सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां, है ना। मेघम और तेलोद और मेघम एवं तेलोद नर्मदा नदी घाटी में है। रोजदी देसलपुर कुंतासी आदि। और आपको ध्यान देना होगा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहां पर मुझे याद आ गया है, कुंतासी में लाइट हाउस। अरे बहुत बढ़िया बात है। वो कहते हैं लाइट हाउस का साक्ष्य कहां से मिला है, तो लाइट हाउस इट इज फ्रॉम कुंतासी। इसी को कहते हैं प्रकाश स्तंभ। जहाजों को दिशा दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ का साक्ष्य कहां से है, वो कुंतासी है। आलमगीरपुर आपको पता है, हिंडन नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी छोर है। जल्दी से दैमाबाद आपको पता है दक्षिणी छोर है। तो ये शॉर्टकट जल्दी चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान में विस्तार 3 प्रांतों में है।
सिंध में बेसिकली तीन बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, आमरी, कोटदीजी। पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा है। बलूचिस्तान में सुतका, गेंडोर, दाश्क नदी पूछा गया है। सुतका को शादी कौर नदी, बालाकोट, बिंदार नदी। मुझे लग रहा है ये सब कुछ बहुत बढ़िया से आपका जा रहा है मामला। आगे देखिएगा, ये देख ही लिया है आपने। पाकिस्तान में लगभग 481 स्थल हैं। 80% से ज्यादा बस्तियां सरस्वती नदी के क्षेत्र में बसी हुई हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? उनका नाम है जॉन मार्शल। क्लियर हो रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता नामकरण भी किन्होंने किया? वो जॉन मार्शल है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जनसंख्या के बारे में किन्होंने शोध किया? उनका नाम है फेयर सर्विस। मैंने सर्किल कर दिया है, देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या सर्वाधिक थी, लगभग 41,250 के आसपास। हड़प्पा की जनसंख्या कितनी रही होगी? तो वो उनका रिसर्च है 23,544 के आसपास। हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय विस्तार कितना है? 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर है। मेरा मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कम से कम इस क्लास का जो महत्व है आप तब आंक पाएंगे जब इस पीजीटी या टीजीटी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी। हर चीज की वैल्यू तब पता लगती है जब समय निकल जाता है ना। तो ये निश्चित ध्यान रखिएगा, आप मुझे और मेरी क्लास को याद रखेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भी सकारात्मक ढंग से, और नहीं हुआ तो और बेहतर सकारात्मक ढंग से। आप कहेंगे सर कैसे? तो कहेंगे अरे सर ने पढ़ाया था उसी में से आया, काश पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग एक बहुत जिम्मेदारी और एक बहुत बहुत उत्तरदायित्व का काम है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कमीशन के मानकों की जो 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 एक निर्धारण है, एक सीमा रेखा है, वो क्या है? वो अनुभव से आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ने को कोई भी पढ़ा सकता है, किताबें हैं आपके पास, गाइडें हैं, अनसॉल्व्ड और सॉल्व पेपर हैं। इसके बाद भी आपको एक गाइड की, एक शिक्षक की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही बता सकता है। देखो, एक छोटी बात और, यहां पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं रुका हूं। आपकी सारी स्ट्रेटजी किसके लिए है? मुझे ये बताइए। अपने सिलेक्शन के लिए ही तो है। आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारी जद्दोजहद, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इस पर रिप्लाई करिएगा आप इस बात पे। आपकी सारी जद्दोजहद सिलेक्शन पर है, यही ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हर लड़का पढ़ रहा है, सबके पास लगभग एक जैसा ही स्टडी मटेरियल है, सब सिलेक्शन चाहते हैं। कोई ऐसा भी है जो सिलेक्शन नहीं चाहता है? सब सिलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी है XYZ, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। कमीशन को छांटना है, तो कमीशन की सारी स्ट्रेटजी क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। आज रिजेक्शन की है। कमीशन कैसे छांटेगा आपको, कैसे सेलेक्ट करेगा? जब आपको वो रिजेक्ट करेगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में रिजेक्ट कर सके। तो वो ऐसे कुछ टेक्निकल प्रश्न भी बनाएगा कि आपको छांटा जा सके। इसमें भी बहुत छट के आ जाएंगे, तब फिर अगली प्रक्रिया इंटरव्यू की है कि यहां पर छांट दो, कैसे भी किसी भी तरह से कोई ना कोई कमी निकाल के। अब देखो कि अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सिलेक्शन की है और कमीशन की जो स्ट्रेटजी है वो रिजेक्शन की है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कमीशन किस आधार पे आपका रिजेक्शन करेगा, किन मूल्यों, किन तथ्यों, किन संकल्पनाओं पे आपको सिलेक्शन से वंचित किया जा सकता है, अगर ये बात आपको पता लग जाए तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। किसी राजनीतिक विचारक ने कहा है, मुझे याद आ रहा है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कि आपको अपने दुश्मन के बारे में,
अपने दुश्मन से ज्यादा पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये एक राजनीतिक विचारक है, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा है। वो कहते हैं आपको अपने दुश्मन के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में दुश्मन से ज्यादा पता होना चाहिए, उसकी कमियां पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको कमीशन की कमियां पता करनी है। कमीशन आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदलने के लिए वो आप में कमियां निकालेगा, और आपको यह करना है कि कमीशन कहां से कमियां निकालेगा, वो पिन पॉइंट आपको पिकअप करने हैं, और वो पिन पॉइंट आपको मेरी क्लास में मिल सकते हैं। इसका निर्णय आप खुद करिएगा, आपके पास एकदम खुला हुआ विकल्प है, जो अच्छा लगे वो करिए। तो कम से कम इस समय अपने सिलेक्शन को, अमृत कलश को, इस समुद्र मंथन को किसी चीज से आंकिए मत। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक चीज नहीं है वो है, ध्यान दीजिएगा, समय। जो आपके पास एक चीज नहीं है वो है समय। मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टाइम नहीं है आपके पास, और अगर आप टाइम को पैसों से इवैल्यूएट करते हैं तो जीवन समझ लीजिए खत्म है। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। फिलहाल समुद्र तट का विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो 1300 किलोमीटर है, और ये आपका यहां से रिवीजन समाप्त होता है। रिवीजन, कल के लेक्चर का रिवीजन समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बात यह आती है हड़प्पा सभ्यता के नगर और उनका नियोजन। नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर और उनका नियोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात कम शब्दों में समझा पाऊं। बात क्या है? टाउन प्लानिंग, दो शब्द हैं, वो कह रहा है नगर नियोजन। आपको लगता है नगर अस्तित्व में ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, नगरों के अस्तित्व में आने के पहले एक चीज जो अस्तित्व में आती है वो है प्लानिंग। पहले से किसी चीज के बारे में एक योजनाबद्ध ढंग से कार्य को करने की प्रक्रिया की योजना बनाना। आपने बचपन से यह पढ़ा होगा, खूब पढ़ा है, खूब समझा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर पूर्व नियोजित हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन इसमें कितनी संकल्पनाएं, कितनी बातें छिपी हुई हैं, यह आपको नहीं पता चलता है। दो बातें हैं, देखो, एक होता है गांव और एक होता है नगर। बहुत ध्यान से सुनना, देखो, समझ में आ गया तो ठीक है, और आना चाहिए, कोई ऐसी विशेष बात तो है नहीं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में गांवों का नगरीय सभ्यता में रूपांतरण नहीं हुआ है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, गांवों का रूपांतरण नगरों में नहीं हुआ है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो हमको लगभग न के बराबर दिखती है। गांवों का ग्रामीण सभ्यता का नगरीय सभ्यता में रूपांतरण नहीं है। अगर रूपांतरण होगा तो ध्यान दीजिएगा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट ही नहीं सकती। जैसे आप गांव में जाते हैं, हम लोग गांव अपने घर जाते हैं तो ये दिखता है कि छोटी छोटी पगडंडियां हैं, सड़कें हैं, ऐसे 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 घूम रही हैं सारी, सब जगह छोटी सी जगह पे जाना है, ऐसे जाना है, यहां तक जाने के लिए हमको 4 बार ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सड़कें तभी समकोण पर काट सकती हैं जब इन नगरों की साइट को, इन नगरों की जगह को पहले से प्लान किया गया होगा।
और अब ये बात ये है कि ये प्लान कैसे किया गया होगा, कैसे किया जा सकता है, मतलब नगर अस्तित्व में कैसे आते हैं, नगर अस्तित्व में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि नगरों का अस्तित्व में आना कैसे संभव होता है। तो नगरों का जो विकास है या जो उनका अस्तित्व में आना है वो ये दिखाता है कि इन नगरों की पृष्ठभूमि में एक सशक्त कृषि अधिशेष वाली ग्रामीण संस्कृतियां मौजूद थीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज संकल्पनाओं पर बात कर रहे हैं, कल से तथ्यों पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना कृषि अधिशेष के, बिना सरप्लस प्रोडक्शन के नगर अपने अस्तित्व में आ ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर कैसे? एक होती है निर्वाह अर्थव्यवस्था, और निर्वाह अर्थव्यवस्था में एक बड़ी कॉमन बात है, उत्पादक ही उपभोक्ता होता है। यानी कि हर व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विकास और किसी नगरीय सभ्यता के अस्तित्व में आने की संभावना ना के बराबर है। यानी कि इनकी पृष्ठभूमि में अगर एक ऐसी ग्रामीण संस्कृति ना होती जहां पर कृषि अधिशेष ना हुआ होता, इसका मतलब यह है कि 100 लोग 10,000 लोगों के बारे में, खाने के बारे में अनाज पैदा ना करते। यानी कि यह ध्यान देने की जरूरत है, एक होती है प्राइमरी हमारी नीड्स और एक होती है वांट्स। ध्यान से सुनिएगा, नीड्स का मतलब हमारी प्राइमरी आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी खाना, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसी नीड्स हमारी फुलफिल होती हैं वैसी ही वांट्स, चाहतों का जन्म हो जाता है। तो कहना यह चाहता हूं मैं कि जब कोई भी व्यक्ति नीड्स हमारी पूरी हो जाए, एक्सेस हो जाए, तभी वांट्स जन्म लेती हैं, तभी विलासिता, सुख सुविधाओं की तरफ हम जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम तुम्हें दे देते हैं, अभी के अभी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। दिल्ली जैसा शहर हो, प्रयागराज जैसा शहर हो, लखनऊ जैसा शहर हो, मद्रास, चेन्नई जैसा शहर हो, दुनिया का कोई भी बड़ा शहर हो, लंदन हो, पेरिस हो, कोई भी हो, अगर इन शहरों का संपर्क ग्रामीण संस्कृतियों से खत्म कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो शहर एक हफ्ते से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो अनाज का प्रवाह है, अन्न का प्रवाह है, नीड्स, रोटी, वो गांवों से शहरों की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, वो गांवों से शहरों की तरफ है। शहर अपने अस्तित्व में इसीलिए बने रह सकते हैं क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की, प्राइमरी नीड्स की जो जरूरत है, जो फुलफिलमेंट है, वो ग्रामीण संस्कृतियां करती हैं। दिल्ली जैसा शहर भी, मुंबई जैसा शहर भी, सिडनी, लंदन जैसे शहर भी, अगर इनका संपर्क ग्रामीण संस्कृतियों से तोड़ दिया जाए या फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ग्रामीण संस्कृतियों में इतना ही अनाज पैदा हो जितना वो उस किसान के वर्ष भर की खाद्य आपूर्ति के लिए पर्याप्त हो, तो किसान अनाज नहीं बेचेगा, और जब किसान अनाज नहीं बेचेगा तो शहरों में खाने की आपूर्ति खत्म, और जब खाने की आपूर्ति खत्म तो शहरी जनसंख्या भूखों मरने लगेगी, भूख से मर जाएगी। खाएंगे क्या? बोले सर अंकल चिप्स खा लेंगे। अंकल चिप्स, आलू कहां से आएगा? आलू तो गांव से ही आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ब्रेड खा लेंगे, बोले ब्रेड, आटा, आटा तो गांव से ही आ रहा है, गेहूं से आ रहा है। शहर, मेरी बात मुझे लग रहा है क्लियर हो रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि ये नगर जो अस्तित्व में आए, यद्यपि कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आप कहते हैं सर अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी, ये कहते हैं आप, द ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार।
है ना। तो अब ध्यान दो, आपने हड़प्पा का अन्नागार पढ़ा, आपने मोहनजोदड़ो का अन्नागार पढ़ा। शहरों में अन्नागार होने ही चाहिए और हर शहर से, हर नगर से अन्नागार मिला हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वो लोथल हो, हर नगर में अन्नागार है। क्यों? खाद्य संग्रह होना ही चाहिए। नगरों में रहने वाली उपभोक्तावादी जो जनसंख्या है, उनके प्राइमरी नीड्स के लिए, भोजन के लिए खाद्यान्नों का संग्रह होना चाहिए। पहली बात है, नगर अपने अस्तित्व में आए। भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता अपने अस्तित्व में आई। इसका एक ही मतलब है कि इन नगरों की पृष्ठभूमि में एक सशक्त ग्रामीण संस्कृतियां विद्यमान थीं, जो इन नगरों में रहने वाली उपभोक्तावादी जनसंख्या की प्राइमरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थीं। इतनी बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके टाउन प्लानिंग को समझते हैं। इसकी टाउन प्लानिंग को समझते हैं। इसकी टाउन प्लानिंग को समझते हैं। नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न, नगरों की जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत विन्यास है, हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों का लगभग एक जैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतने बढ़िया से समझा रहा हूं, यहां समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो और भी ठीक, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर इसके बाद अब समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुन रहे हैं? 90 लेक्चर मुझे झेल पाएंगे आप लोग? इतने धैर्य से बैठ पाएंगे? बोले सर क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, पता नहीं कैसा हो जाएगा। इतना बढ़िया हो जाएगा। इसको मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बहुत बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि आपकी परेशानियां मुझे पता हैं, आप कहां पे गलती करते हैं। बाकी आपके पास कम से कम मुझे लगता है 5000 टीचर होंगे, केवल उत्तर प्रदेश में ही पढ़ा रहे होंगे। आपके पास बेहतर विकल्प हैं। देखो, नियोजन, जैसे अपवादों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अपवाद जो हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैटर्न से, आधारभूत विन्यास से एक प्रश्न आता ही है, आया ही है। किस नगर का निचला नगर भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा था? किस नगर में हमें दुर्ग और नगर टीले का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता है ना। इस तरह के प्रश्न आए हैं। कहां का दुर्ग टीला एक उल्टी दिशा में है? इस तरह के प्रश्न तो आए हैं। किस नगर की योजना त्रिखंडीय योजना में त्रिपुर योजना को फॉलो अप करती है? किस नगर की योजना स्टार शेप्ड पैटर्न को फॉलो अप करती है? इस तरह के प्रश्न आए हैं और आपने किया होगा। और ध्यान दीजिए, एक बड़ी बात है, ये आपकी अमृत कलश पुस्तिका भी है, बहुत बढ़िया से इसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज 3000 प्लस प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें। एक बड़ी बात है, कुछ मेरे पास मैसेजेस फॉरवर्ड हुए मेरे असिस्टेंट के द्वारा। सर बोले कि छात्रों ने पूछा कितने पन्ने हैं उसमें, सब्जी खरीदने थोड़ी निकले हैं आप, कितने पन्ने हैं, इससे इस किताब को आप वैल्यू करेंगे। 3000 प्रश्न मैं कह रहा हूं, 3400 प्रश्न हैं, और इसमें से 3400 में से अगर 3 या 4 प्रश्न केवल आपके लिए निर्णायक हो गए, एक प्रश्न भी निर्णायक हो गया आपके लिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस बात को आप पन्नों से इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ऐसा। बोले सर छात्रों ने पूछा कितने पन्ने हैं इसमें, पन्ने आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहे 3400? तो कहां हैं आप, किस माइंडसेट में है, किस चीज को कैसे इवैल्यूएट करना है ये आपको नहीं पता है। बोले सर कितने पन्ने, वो किलो के हिसाब से, तो पन्ने खरीदने हैं तो फिर बाहर किलो के हिसाब से खरीदिए, रद्दी वाले से खरीदिए। ये अमृत कलश है,
जो डिजर्व करता है उसी को मिलेगा, इसीलिए इस पुस्तक को मार्केट में नहीं रखवाया गया, ध्यान रखिएगा। और मार्केट में नहीं रखवाया गया, इसके बावजूद भी ये पुस्तिका हजारों की संख्या में एक महीने में गई है, हजारों हजारों, रोज 100 से ज्यादा प्रतियां, रोज 100 से ज्यादा प्रतियां। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए कहां पर किस चीज को कैसे वैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना यह होगा कि अपवाद को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी मूलभूत कंस्ट्रक्शन पैटर्न जो प्लानिंग है उसको डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्य तौर पे 2 खंडों में विभाजित हैं। ये मैं एक आपको यहां लिख दे रहा हूं, ये डिस्क्लेमर, ये कच्चा खाका है आपको समझाने के लिए। केवल मैं एक ऐसी तकनीक का प्रयोग कर रहा हूं कि मैं आपकी मस्तिष्क और आपके मनोविज्ञान तक पहुंच सकूं। मेरी बात समझ रहे हैं? नगर सामान्य तौर पे 2 खंडों में विभाजित हैं। एक है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। थोड़ा ध्यान से देखना। तो इधर आप अगर इसको ऐसे देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये ईस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये वेस्ट है, पश्चिम है, ये है ना। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ पा रहे हैं मुझे? और एक है पश्चिमी टीला, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं लेकिन फिर भी आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पश्चिमी टीला हमेशा छोटा है, छोटा है, देखो साइज में छोटा है। पूर्वी वाला बड़ा है, छोड़ दो पूर्वी वाले को पहले। छोटा है, ऊंचा है और एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, प्राचीर बद्ध है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? मुझे बताइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी टीला छोटा है, ऊंचा है और एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर दूं तो फिर आपसे बात करता हूं। देखो अब थोड़ा सा सही हो गया मामला। पश्चिमी टीला हमेशा छोटा है, ऊंचा है और सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसका मतलब हम इसको गोला कर दे रहे हैं यहां पे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंसिल होना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको आप सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मान लीजिए, ये सुरक्षा प्राचीर है और इसी को दुर्ग टीला कहा गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी को दुर्ग टीला कहा गया है। सभी नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न कम से कम आधारभूत जो बेसिक पैटर्न है वो एक जैसा है, एक ही जैसा है। थोड़े बहुत फर्क हैं, अपवाद हैं, वो कैसे है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये जो दुर्ग टीला है तो निश्चित है कि थोड़ा सा यहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, विशिष्ट लोग रहते होंगे। आप ऐसे भी देख लीजिए, भारत का अगर ऐसा विभाजन कर दीजिए, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, तो ये आज भी देखिए वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी भारत में मणिपुर, आसाम, देख ही पा रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारी जनजातियां अभी जंगलों में रह रही हैं। थोड़ा पश्चिम में चले जाइए तो गुजरात, महाराष्ट्र, आप देख लीजिए एकदम हाई डेवलप्ड सिटीज हैं।
तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनका जो पश्चिमी जो खंड है वो थोड़ा सा हाई डेवलप्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सुरक्षा प्राचीर से घिरा भी हुआ है। जितनी भी विशिष्ट और बड़ी इमारतें हैं वो यहीं मिली। पूर्वी टीला, जिसे अब देखो नगर टीला कहा गया है, अपेक्षाकृत बड़ा है ना, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। और सुरक्षा प्राचीर विहीन है, सुरक्षा प्राचीर विहीन है। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पूर्वी टीला है, नगर टीला, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे सामान्य वर्ग के लोग रहते होंगे। एक विशिष्ट वर्ग, एक सामान्य वर्ग। हमेशा यह पता है कि विशिष्ट वर्ग हमेशा कम होता है, सामान्य वर्ग की संख्या ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है कि बढ़िया से आप लोग फॉलो अप कर रहे होंगे। अब ध्यान देने की बात यह है, पश्चिमी टीला हमेशा दुर्ग टीला है। नगर टीला कभी सुरक्षा प्राचीर से घिरा नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं अपवाद की। अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? जैसे पहली बात, एक नगर जिसका दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। बताइए कौन सा नगर है? वो नगर जिसका दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। और वो क्या है? वो है लोथल। दुर्ग टीला पूर्व की ओर है तो वो है लोथल। ध्यान देना, दुर्ग टीला पूर्व की ओर है तो वो है लोथल। लोथल का दुर्ग टीला, लोथल का दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। ये बात क्लियर हो गई। दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। ये अपवाद है। ये प्रश्न आ सकता है कि भैया ये बताइए, वो कोई ऐसा नगर भी है क्या हड़प्पा सभ्यता का जिसका दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है? आपने हाँ सर है, लोथल है। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बताया कि निचला नगर सुरक्षा प्राचीर विहीन है। निचला नगर सुरक्षा प्राचीर विहीन है। तो फिर ऐसा कौन सा नगर है जिसका निचला नगर भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है? जिसका निचला नगर भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है तो उसका नाम है कालीबंगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात शुरू होती है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि निचला नगर पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा है, दुर्ग टीला पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दुर्ग और नगर टीला दोनों ही घिरा हुआ है और अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए, ये बात समझ में आ रही? आज के लेक्चर पर आपकी समझ और आपके कमेंट ही भविष्य के और लेक्चर्स की डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी निर्धारित करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कम से कम आज प्रत्येक छात्र, लगभग 80 छात्र क्लास में हैं, तो सबकी तरफ से एक एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आना चाहिए कि बात समझ में सर आई है, आपके प्रश्नों को बहुत आसानी मिली है, समझ में बहुत आसानी मिली है। मेरी बात सुन रहे होंगे। तो अब ध्यान देना होगा कि कालीबंगा का दोनों टीला अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है, एक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि लोथल का दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। अब ध्यान दो, अभी यहां पे क्या देख रहे हो तुम? पूर्व का जो टीला है वो बड़ा है, और अगर मैंने यहां पे पूर्व की तरफ छोटा कर दिया तो इसका मतलब है दुर्ग टीला हमेशा छोटा होता है, पूर्व की तरफ है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न रिलेटिंग टू लोथल। बात समझ में आई? लोथल की खास बात यह भी है
कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। जैसे कालीबंगा में आपने देखा, वहां दोनों क्षेत्र घिरे हुए हैं, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल दोनों क्षेत्र घिरा हुआ है, लेकिन अलग फर्क दिख रहा होगा, वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई? बता दीजिए तो फिर आगे बढ़े, कुछ हम लोग देख लेते हैं आगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब ध्यान दो, फिर क्या बात है? फिर बात ये है, कृपया ये बताइए कौन सा ऐसा नगर है जिसका विभाजन त्रिखंडीय योजना को फॉलो अप करता है, यानी विभाजन 3 खंडों में है और बीच वाला दुर्ग का क्षेत्र जिसे मध्यमा कहा गया है, जिसे मध्यमा कहा गया है, जिसे मध्यमा कहा गया है, ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न कहां पे है? वो नगर है धौलावीरा। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। बात क्लियर हुई होगी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। वो नगर है धौलावीरा, उसको बोलते हैं मध्यमा का, मध्यम नगर का कॉन्सेप्ट कहां पे है? धौलावीरा में है। त्रिपुर योजना, अब ध्यान दो, ये ऐसे प्रश्न एक बार आया था हायर कमीशन में, ऐसे आया, हड़प्पा सभ्यता के उस नगर को चिन्हित करिए जिसकी समानता ऋग्वेद में उल्लिखित त्रिपुर से की जाती है, की जा सकती है। त्रिपुर 3 नगर हैं, तो भाई वो धौलावीरा है। क्लियर हो रहा है? फिर एक प्रश्न ऐसा आता है कि ये बताइए कौन सा ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग टीले और नगर टीले का स्पष्ट विभाजन नहीं है? कोई ऐसा नगर है क्या जिसमें दुर्ग टीले और नगर टीले का स्पष्ट विभाजन नहीं है? मूक दर्शक बन के ना बैठें, तो ध्यान देना होगा। वो नगर है चनुदड़ो। एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि किस नगर में दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिलते? किस नगर में दुर्ग टीले और नगर टीले का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता? वो नगर कौन सा है? तो वो नगर है चनुदड़ो। क्लियर? आगे बढ़ो। अच्छा, फिर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और नगरों को वर्गाकार एवं आयताकार खंडों में विभक्त करती हैं। मतलब ये सड़कें बना दी हैं मैंने आपके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, नगरों की जो आधारभूत योजना है वो शतरंज की जाल पद्धति को फॉलो अप करती है। शतरंज की जाल पद्धति, शतरंज की जाल पद्धति को फॉलो अप करती है। इसका मतलब ये हो गया कि शतरंज का बोर्ड आपने देखा होगा, तो शतरंज के बोर्ड के जो खाने होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो शतरंज की जाल पद्धति को फॉलो अप करती है। बिल्कुल ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो अप करती है। बिल्कुल ठीक बात है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे तो लग रहा है मैं 30 दिन में खत्म कर दूं सारा क्लास, 6-6, 7-7, 8-8 घंटा एक एक टॉपिक, लगातार फास्ट ट्रैक, आप आराम से देखते रहिए।
मतलब एक बार शुरू किया तो अब सुबह 4 बजे तक लगातार क्लास चलती रहे, भाई आज खत्म, हड़प्पा खत्म हो गया, आज 5 घंटे 6 घंटे में, फिर क्या अगले दिन वैदिक काल, फिर 6 7 घंटे की क्लास, फिर क्या अगला, इस तरह करके। लेकिन फिर भी आप देखें इसको, तो कौन से नगर की योजना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन से नगर की योजना चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो अप नहीं करती, यानी कि जिसकी सड़कें समकोण पर नहीं काटती। इट मींस कि जब वो चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो अप नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो उसकी सड़कें एक दूसरे को आड़ी तिरछी काटेंगी, और जब आड़ी तिरछी काटेंगी तो चौराहे भी बन सकते हैं, तिराहे भी बन सकते हैं, पचराहे भी बन सकते हैं। तो ये प्रश्न कई बार ऐसे आया कि पचराहे कहां पर मिलते हैं, तो पचराहे उसी नगर में मिलेंगे जिसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कहा गया, किस नगर की योजना स्टार शेप्ड पैटर्न को फॉलो करती है। किस स्टार बन रहा है, ये देखिए, स्टार शेप्ड पैटर्न को फॉलो अप करती है। वो नगर कौन सा है जिसकी नगर योजना स्टार शेप पैटर्न को फॉलो करती है। जवाब दे सकते हैं, और वो है बड़ावली। बड़ावली में, अब बनावली याद आ जाना चाहिए, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, याद आना चाहिए। बनावली सुनते ही वो सारी बातें क्लिक हो जानी चाहिए। उत्तम कोटि का जौ मिला है, बड़ावली से भी अग्निवेदियां मिली हैं, लोथल काली बंगा से भी मिली हैं, बड़ावली से भी मिली हैं। क्लियर हो रहा है। मैं तो इसी फ्लो में पढ़ाता चला जाऊंगा, इसी फ्लो में पढ़ाता चला जाऊंगा। अगर आप मिस कर गए इस लेक्चर को, इस मौके को, तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान देना, बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे कहते हैं, मैंने फिर याद आ रहा है, जैसे अवसर आपके दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अवसर आपके दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देता है। आपने दरवाजा तुरंत खोला तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी, नहीं खोला तो वो आगे बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अवसर निकल गया, का वर्षा तब कृषि सुखाने। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर तब तक दस्तक देता है जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। दुर्भाग्य आएगा तो वो दरवाजे पर दस्तक देता ही रहेगा, और तब तक दस्तक देता रहेगा जब तक कि आप दरवाजा खोल नहीं देते। और अवसर आपके दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देता है। आपने दरवाजा खोला तो अवसर आपका, चूक गए, कहानी खत्म। एक चीज और मुझे याद आती है, अभी बाद में बताऊंगा। ऐसा समझ लो कि व्हाट्स योर प्रिपरेशन, तो ये प्रिपरेशन है टू मीट योर अपॉर्चुनिटीज ब्रेवली। ये तैयारी उस अवसर के लिए है कि आप अपने उस अवसर को निडरता पूर्वक फेस कर सकें। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ध्यान रखिएगा, पढ़ना केवल जरूरी नहीं है, आपने कितने घंटे पढ़ा है ये काउंट नहीं करता, कितने वर्षों तक तैयारी की है ये काउंट नहीं करता, परिणाम क्या आया ये काउंट करता है। मेरी बात समझ, बोले मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, नहीं हुआ, ये कोई काउंट नहीं करता। आप 10 साल से तैयारी कर रहे, काउंट ये करता है कि 6 महीने तैयारी की और सिलेक्शन लिया। बात समझिएगा। तो अब देखिए, बड़ावली, बड़ावली, और
आप मुझे जब मैं मुगल्स पढ़ाऊंगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे दूसरे दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे, और जब मैं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा, क्रांतिकारी आंदोलन या फिर 57 का विद्रोह या फिर गांधी, तो आप मुझे दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे। ध्यान रखिए, हर लेक्चर का एक अपना तरीका है कैसे वो आपकी समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टार शेप पैटर्न कहां है? तो वो बड़ावली में है। पचराहे कहां से मिले हैं? वो बड़ावली है। शतरंज की जाल पद्धति। अब बात ये आती है कि इन नगरों को, अब देखिए, एक तरफ से चलते हैं, एक तरफ से चलेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। नगर पक्की ईंटों के बने, नगरों में नगर बनेंगे तो मकान बनेंगे। मकानों में किस चीज का प्रयोग होगा? तो मकानों में पक्की ईंटें प्रयोग हुई हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक ऐसा नगर बताएं जिसके भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कच्ची ईंटें कहां हैं? कच्ची ईंटों के मकान कहां हैं? तो जवाब आना चाहिए सर, कालीबंगा में है। कालीबंगा में है। कालीबंगा को संभावित तीसरी राजधानी भी कहा गया है। कालीबंगा, अभी हम लोग कालीबंगा के बारे में भी अलग से बात करेंगे। अभी तो मैं केवल कंस्ट्रक्शन पैटर्न पढ़ा रहा हूं, और ये मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन पैटर्न हो रहा है, ऐसे दिमाग में बैठेगा। आप तो केवल रटते रहते हैं। मैं कह रहा हूं एकदम सिस्टमैटिकली पढ़िए। नगर बने होंगे तो भवन बने। भवन बने किससे? ईंटों से बने। ईंटें कैसी थी? पक्की थी। नगरों के भवन पक्की ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटें कहां से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली है साहब। ओके, तो क्या कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? हां, हुआ है। पक्की ईंटें कालीबंगा में कुओं की आंतरिक दीवारों में, दहलीजों में मिली हैं। दहलीज मतलब डेहरी। आज की जनरेशन तो हो सकता है डेहरी वगैरह जानबाई ना करे कि क्या थी डेहरी। मुझे लगता है 80% लोग तो गांव से ही होंगे, 90% लोग गांव से होंगे। मतलब मैं ठेठ गांव से संबंध रखता हूं। तो दहलीज, डेहरी, कुआं, लोटा, बटुई, ये सब अभी आएगा। आप पता नहीं फॉलो अप। जैसे अभी एक दिन पहले सिलबट्टा आया, जांता। एक लड़के ने कहा सर वो सिलबट्टा लोथल से मिला है। गलत है, लोथल से जांता मिला है। अब जांता क्या होता है वो मैं यहां चित्र बना के समझा दूंगा खट्ट से। लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप ये समझ के देखिए कि मैं आपके सामने हूं, ठीक आपसे ही रूबरू हूं। मैं अपने 70-80 छात्रों से एक साथ रूबरू हूं, लेकिन आप समझ के देखिए कितनी बढ़िया बात है कि सर केवल आपसे संवाद कर रहे हैं। आप अपने और छात्रों को थोड़ी देख पा रहे हैं अपने अगल बगल। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि आप एक ऑनलाइन क्लास का कितना बढ़िया फीलिंग है कि सर से हम अकेले पढ़ रहे हैं, सर केवल हमें पढ़ा रहे हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया बात है ये। मतलब आप अगर इसके स्कोप को देखिए तो कितना आपको एनरिचमेंट मिलेगा, कितना। जब चाहे तब सर अवेलेबल है, तुरंत देखा, लेक्चर रिवाइंड करके देख लिया। कोई क्वेरी है डाल दिया व्हाट्सएप पे, मुझे फॉरवर्ड हो गई, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। मतलब इसकी वैल्यूबिलिटी को आप कैसे आंकेंगे? नहीं आंक पाएंगे, नहीं आंक पाएंगे। बाकी ये अवसर तुम्हारा है, पकड़ लो, तुम्हारा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कच्ची ईंटें कुओं और दहलीजों में प्रयुक्त हुई हैं। तो अब कुछ खास बातें हैं, ध्यान देना। कुएं आ गए हैं। तो भाई कुएं एक कॉन्सेप्ट है। हड़प्पा वासियों को भूगर्भ जल की जानकारी थी। हाँ थी, भूगर्भ जल की क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीन के अंदर से जल का दोहन किया है, कुएं हैं। अब दो बातें हैं यहां से, कुओं से देखो दो बातें। कुओं की सर्वाधिक संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कुआं, अधिकतम सार्वजनिक कुएं, ध्यान दो, फर्क है। और फिर एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं, मेरी दी गई जानकारी से आपकी जानकारी डिफर करती है, तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने हिसाब से निर्णय करिएगा।
ये जानकारी मैं अपनी बेहतर जानकारी दे रहा हूं, आपके पास और बेहतर जानकारियां हैं, तो निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई ना? निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करता है, जो आप निर्णय करें। तो पहली बात करें कि सर्वाधिक कुएं कहां हैं और सार्वजनिक कुओं की संख्या कहां है, तो वो है मोहनजोदड़ो। नोट कर लीजिएगा भाई। देखिए, ऐसा ना हो जाए कि छूट जाए लेक्चर फिर आपका और फिर बोले कि सर ये तो मेरा छूट गया, नोट नहीं कर पाए, तो रिवाइंड करिएगा। सार्वजनिक कुएं कहां है मैक्सिमम? वो है मोहनजोदड़ो। प्रत्येक घर में कुआं कहां है? प्रत्येक घर में कुआं कहां है? तो वो है कालीबंगा। प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा। कुएं को ही पकड़ के चलिए। मोहनजोदड़ो नगर के कुओं की और नालियों की एक खास बात है। क्यों? क्योंकि नालियां अक्सर कुओं के पास से ही बहती हैं। नालियां अगर ओवरफ्लो हो जाएं तो उनका पानी कुओं में जा सकता था। तो कहां की नालियां कुओं के पास से होकर बहती हैं? वो है मोहनजोदड़ो। सार्वजनिक कुओं की सर्वाधिक संख्या कहां है? मोहनजोदड़ो। प्रत्येक घर में जो घर में कुएं होंगे वो व्यक्तिगत कुएं होंगे। पर्सनल कुएं कहां हैं? तो वो है कालीबंगा। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुआ। अब बात कालीबंगा की ही है। थोड़ा कालीबंगा देखो। नाली की बात आ गई, घर की बात हो रही ना, भवनों की बात हो रही। तो भवन में क्या क्या होगा? दरवाजे भी होंगे अभी। तो भवन पहले थोड़ा देख लो। यहां पे नाली है, कुएं घर में है। तो नाली कैसी है? लकड़ी की नालियों के प्रयोग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लकड़ी को खोखला बनाकर उसका नाली के रूप में प्रयोग किया गया है। कहां पे है? इट इज इन कालीबंगा। घर है तो फर्श भी है। तो कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत ईंटें हैं, इसी को कहा गया है टाइल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइल्स की संकल्पना कहां है? इसी को कहा गया है प्रतिच्छेदी वृत्त। अलंकरण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इंग्लिश में भी आया है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहां से मिले हैं? सेक्टिंग TING है ये, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अगर अब बात समझ में नहीं आ रही है तो वो ऐसे है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। टाइल्स की संकल्पना कहां है सर? कालीबंगा में है। ईंटों की बात आई है। सबसे बड़ी ईंटें कहां पर हैं? मोहनजोदड़ो में है। सबसे बड़ी भवनों की ईंटें कहां पर हैं? मोहनजोदड़ो में है। ईंटों का प्रचलित अनुपात कितना है? 4:2:1 है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? दिक्कत नहीं आ रही है ना? बता दीजिएगा भैया। देखिए, एकदम फ्लो में है मामला। फिर कह रहे एक ऐसा नगर जहां से धूप में सुखाई गई गीली ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के दौड़ने के निशान कहां से मिलते हैं? इट इज फ्रॉम चनुंदड़ो। इट इज फ्रॉम चनुंदड़ो। ईंटों की बात हो रही है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर हो रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो अब भवन है तो भवनों में दरवाजे भी होंगे। भवनों में दरवाजे भी होंगे। फिर यहां से प्रश्न आए हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं। सीधे मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर सहायक गलियों की ओर खुलते हैं। ध्यान दो, ऐसे पूछा गया। एक बार प्रश्न ऐसे आया, कथन कारण। यूपीएससी ने लिया था इस प्रश्न को, फिर बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर को आ गया कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर।
कुछ मेरे पास इंक्वायरीज ऐसे जनरेट, सर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताइए, पीजीटी वीजीटी। अरे आप पीजीटी का जो लेवल मैं पढ़ा रहा हूं पहले इसको फॉलो अप कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर आप बात करते हैं, केवल नेट यूजीसी बात करते हैं। हमारी क्लास से हर बार 30 लड़का 35 लड़का नेट होता है, हर बार हर सेशन में होता है। तो अब अद्भुत बात है, वो बोले सर अरे एक अप्रोच है, और ध्यान दो असिस्टेंट प्रोफेसर के 80% प्रश्न आपको हमारी इस पुस्तिका से मिल जाएंगे। अब मामला क्या है, ये एंशियंट है, मेडवल है, मॉडर्न। बोले सर हमको एंशियंट का ही चाहिए, मेडवल मॉडर्न हमारे काम का नहीं। अरे इसमें एंशियंट तो है, कम से कम ये दिख रहा है आपको। बोले सर हमको तो मेडवल मॉडर्न का चाहिए, एंशियंट का चाहिए नहीं, तो तीनों कंबाइंड है, अलग अलग करके बताइए। अरे गजब माइंडसेट है आपका, मतलब एक चीज आपको मिल रही है तो जो नहीं काम किया उसको निकाल दीजिए आप, लेकिन जो चीज मिल रही है उसमें अच्छी चीज मिल रही है कोई, तो बोले सर इसमें तो ये तो केवल एंशियंट का चाहिए, मेडवल मॉडर्न बेकार है हमारे लिए नहीं। तो एंशियंट का तो कम से कम उसमें कंसीडर कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पता लग जाएगा कितने लेवल में हैं आप। माइंडसेट ध्यान रखिएगा। और मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया बात है वो। देखिए जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं वो केवल पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर नेगेटिविटी निकालेंगे ही। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वो कहानी है, सही है कि झूठ ये नहीं, एक लोक कथा है, सुन लीजिए थोड़ी देर, 2 मिनट सुनिए, तो थोड़ा जो भी मैंने पढ़ाया है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी तक उसको सेट होने का टाइम भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग दरवाजों पे बात कर, दरवाजे लिखे हुए। 2 मित्र थे, एक मित्र के पास एक कुत्ता था। तो बोले ये मेरा कुत्ता बहुत स्पेशल है। बोले कैसे? बोले पानी पे चल सकता है। बोले अरे, बोले हाँ ठीक है। बोले चलो दिखाओ। तो दोनों नदी के किनारे गए और वो कुत्ता छोड़ दिया उसने, कुत्ता वो गया नदी पार करके, नदी के ऊपर चल के गया और वापस चल के आ गया। तो दोनों दोस्त लौट रहे थे, तो जिसका कुत्ता था उसको लगा मेरे दोस्त ने कुछ कहा नहीं मेरे कुत्ते की प्रशंसा में। तो उसने कहा यार तुमने कोई बात कही नहीं कुत्ते के बारे में। बोले हाँ, तुम्हारा कुत्ता कितना बेकार है, इसको तैरना नहीं आता। तुम्हारा कुत्ता कितना बेकार है, इसको तैरना नहीं आता। तुम सोचो कितनी भयानक बात है। उसको यह नहीं दिखाई पड़ा कि वो कुत्ता पानी पे चल सकता है, ये दिखाई पड़ रहा था तैरना नहीं आता। तो जिनको कमियां निकालनी है वो कमियां निकालते रहे, पत्थर फेंकने वाले पत्थर फेंकते रहे, और लोगों ने अपने महल खड़ी कर लिए उस ईंटों से। मोदी जी कहते हैं लोगों ने मेरी तरफ पत्थर फेंके और मैंने उन पत्थरों से महल बना दिया। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरवाजों की बात आ रही है, तो दरवाजों की बात में यह समझ में आना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं, सहायक गलियों की ओर खुलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर अगला कारण क्या दिया यूपीएससी ने? हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल गलत बात है। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास इस तरह के कोई एविडेंस नहीं है। सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है। अब लोगों के दिमाग की बत्ती एकदम जल गई होगी। सती प्रथा, रे सर हमने तो पढ़ा है सती प्रथा की, वो लोथल और कालीबंगा से वो युगल समाधियां मिली हैं। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि पुरुष के मर जाने पर महिला को दफना दिया गया होगा? कोई एविडेंस है आपके पास? महिला के मर जाने पर पुरुष को दफना दिया गया होगा तब? तो बोले सर सता प्रथा की। गजबी कॉन्सेप्ट है भाई।
भारतीय इतिहास में सती प्रथा के प्रचलन का पहला जो लिखित एविडेंस है हमारे पास अभिलेखों में, वो गुप्त काल का है। एरन अभिलेख आपको पता है, और लिटरेचर में अगर ढूंढेंगे तो वो महाभारत में मिलता है। और इसके बारे में हम लोग अभी बहुत डिटेल बात करेंगे। अभी बाल विवाह का एविडेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं सब वहां पे हड़प्पा सभ्यता में। अभी सामाजिक दशा में मैं सारी चीजें एकदम एक्यूरेसी में क्लियर कर दूंगा। अच्छा, बोले वैदिक काल में है क्या सर बाल विवाह? बिल्कुल नहीं है। अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विदन्ते पतिम। कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती है और युवावस्था में पति का वरण करती है। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि है वो 25 वर्ष की है। युवावस्था में पति का वरण करती है। स्वयं वर प्रथा के साक्ष्य हैं, यानी कि अपने जीवन साथी का वरण कन्या स्वयं करती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मुझे बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा। फिर एक बात आ रही है, और वो बात ये है कि किस नगर के दरवाजे सीधे मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं। मुख्य सड़कों की ओर खुलने वाले दरवाजे किस शहर के हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपको जवाब पता है, और वो नगर है लोथल। लोथल के दरवाजे और खिड़कियां सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ये एक अपवाद है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि नगरों के दरवाजे सामान्य तौर पे सहायक गलियों की ओर खुलते हैं, और फिर ये बात आता कि ये बताइए कि वो कारण इसका ये देता कि घरों को, भवनों को कोलाहल और प्रदूषण से बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक बात है, कथन ठीक है, कारण ठीक है, उसकी व्याख्या ठीक है। क्यों? क्योंकि सड़कें कच्ची हैं। अब देखिए साहब, मकान से नालियों पे आए, नालियों से सीधे सड़कों पर आ जाइए, तो सड़कें, सभी नगरों की सड़कें कच्ची हैं। सड़कें कच्ची हैं, ये ध्यान रखिएगा, सड़कें कच्ची हैं। तो फिर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? किस नगर में सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य उपलब्ध होता है? किस नगर में सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य उपलब्ध होता है? और वो नगर है कालीबंगा। वो नगर है कालीबंगा। ध्यान रखिएगा, आपकी अध्ययन पद्धति और आपकी सूचनाएं हमारी दी गई सूचनाओं से डिफर करती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस सूचना से असहमति व्यक्त करने का आपको पूरा अधिकार है। निर्णय, मैंने कहा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बेहतर जानकारी आपको है, तो अपनी जानकारी को आप बढ़िया करिए, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो मेरी बेहतर जानकारी है वो मैं दे रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया चल रहा है। सड़कें हो गई, कुएं हो गए, नालियां हो गई, ईंटें हो गई, फर्श हो गई, दरवाजों की बात कर लीजिए भाई, कितना सॉलिड है, सब कुछ जोड़ता चला जा रहा है। इस तरह से कभी आपने पढ़ा नहीं। पढ़ा क्या? मुझे बता दीजिए, इस तरह से कभी पढ़ा क्या? बस केवल रट्टा मार चीजों को जोड़ लीजिए। कितना आसान है। इतने कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, इस तरह से पढ़ा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो दरवाजे दो पल्ले वाले किवाड़ हैं, दो पल्ले वाले किवाड़ हैं, दो पल्ले वाले किवाड़ हैं, डबल डोर है ना। तो कह रहे हैं एक पल्ले वाले किवाड़ों का साक्ष्य कहां से मिलता है? एक पल्ले वाले
किवाड़ों का साक्ष्य कहां से मिलता है, मतलब सिंगल डोर, और वो है कालीबंगा। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको, दिन भर में मतलब बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, और ध्यान रखिएगा तथा कथित गाइडों वाइडों के रेफरेंस मत भेजिएगा हमारे पास, क्योंकि वो असिस्टेंट बेचारा हमारा परेशान हो जाता है। वो कहता है सर ये आया ये आया ये आया, फॉरवर्ड कर दिया उसने मेरे पास। तो ये सब आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है ठीक है कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से निर्णय कर लीजिए, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और आगे कंटिन्यू करूं और बताऊं कि ना बताऊं, बताइए जल्दी से बताइए क्या करूं आगे, इस नगर योजना को कंटिन्यू करें या अभी थोड़ी देर के लिए आज की क्लास को रोकें? बताइए, कंटिन्यू रखें या फिर रोकें, जल्दी से बताइए। या फिर मुझे लगता है इतनी सारी चीजों को आप एक बार में रिकॉल कर पाए, सेटअप कर पाए तो बेहतर है, थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। अब एक बात आती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये बताइए इंग्लिश बॉन्ड तकनीक क्या है? इंग्लिश बॉन्ड क्या है, ये प्रश्न भी आया था। इंग्लिश बॉन्ड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बॉन्ड का मतलब है ईंटों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखने की तकनीक। दीवार बनाते समय आज भी आपने देखा होगा राजगीर ईंटों को ऐसे रखता है जिसमें आपस में जोड़ ना मिलते हों। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित इंग्लिश बॉन्ड तकनीक क्या है? ईंटों को इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखने की वो प्रणाली जिसमें आपस में ईंटों के जोड़ ना मिलें, ताकि इससे दीवार को अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त मजबूती मिल सके। और अब हम लोग आगे बढ़े उसके पहले कुछ जानकारियां और ले लीजिए आप। समृद्ध लोगों का नगर किसे कहा गया है? ये एक बहुत सॉलिड बात है। समृद्ध लोगों का नगर ये है बनावली, ध्यान रखिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है गरीबों एवं दीनहीन लोगों की नगरी, इट इज कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, वो संभावित तीसरी राजधानी भी है। अब एक प्रश्न यहां पर यह भी आया है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया है? एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वां राजधानियां, स्टुअर्ट, पिगट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बात समझिएगा, संभावित तीसरी राजधानी कालीबंगा। लेकिन कालीबंगा के मकान चूंकि वो कच्ची ईंटों के हैं, कच्ची ईंटों के मकान है, इसलिए वो कहा जाता है कि दीनहीन लोगों की नगरी या गरीबों की नगरी। फिर एक बड़ी बात है, झीलों का नगर कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, झीलों का नगर कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। आगे ध्यान दीजिएगा, एक्रोपोलिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा नगर कहलाता है? तो या फिर एथेंस का दुर्ग या यूनानी दुर्ग या फिर एक्रोपोलिस, सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एसआर राव सर ने कहा है लोथल को। एसआर राव सर कहते हैं लोथल को। मेरी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। यहां पे बहुत सारे प्रश्न हैं। अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? वो है हड़प्पा। तांबा गलाने वाले जो शिल्पियों की मूषा या बट्टियां कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। श्रमिकों की बस्तियां कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने केवल टाउन प्लानिंग डिस्कस की है, नगरों के बारे में भी एक एक नगर भी आपसे डिस्कस करेंगे। औद्योगिक नगर या बिग इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज चंहुदड़ो। औद्योगिक नगर चंहुदड़ो, बिग इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज चंहुदड़ो। अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा, एक्रोपोलिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल। एसआर राव सर। क्लियर हो रही हैं बातें? मुझे उम्मीद है धीरे धीरे आज मैंने लगभग 100 के करीब आपको जानकारियां दे दी
और अब आज के लेक्चर को मैं विश्राम दूंगा, कल रिवीजन कराऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहना ही होगा। आज विदा, धन्यवाद, नमस्कार।